अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज का वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की यूनिट प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में हमारे पास एडमिशन कैसे होते हैं, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो है पेशेंट किस तरह होता है और डिस्चार्ज जो है पेशेंट जो हॉस्पिटल से जाता है तो उसके क्या प्रोटोकॉल है, ये आज के यूनिट में हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें। ऑब्जेक्टिव्स जो आज हम कवर करने वाले हैं वो ये हैं कि डिफाइन द टर्म एडमिशन, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज, discuss procedure for admission, transfer and discharge, identify nursing responsibility during admission, transfer and discharge, discuss nurse role in preparing patient and family for discharge, discuss the normal रिएक्शन ऑफ पेशेंट बीइंग हॉस्पिटलाइज। तो ये आज ये 5 के 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं ये आज हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। सबसे पहले आते हैं हॉस्पिटल। द वर्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन हॉस्पिस सिग्निफाइंग अ स्ट्रेंजर और फॉरनर, हिंस अ गेस्ट। हॉस्पिटल जो है ये लैटिन वर्ड से निकले हैं हॉस्पिस, जिसका मतलब है अजनबी कोई शख्स या गेस्ट। एनदर नाउन डिराइव्ड हॉस्पिटम केम टू सिग्निफाई हॉस्पिटलिटी। और नाउ ये वर्ड नाउन से भी निकला है जो कहते हैं हॉस्पिटम, जिसका मतलब है हॉस्पिटलिटी, किसी की खातिरदारी करना, किसी की हेल्प करना। दैट इज द रिलेशन बिटवीन गेस्ट एंड शेल्टर एंड हॉस्पिटलिटी। और इसका मतलब ये है कि गेस्ट, मेहमान और मेज़बान के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, और जिस तरह अगर कोई मेहमान आपके पास आता है तो आप उसकी खातिरदारी करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी जो है खिदमत करते हैं, तो हॉस्पिटल का मतलब जो है लफ्ज़ी मानी इसके ये है। और बेसिकली तो आपको पता है हॉस्पिटल वो जगह जहाँ पे हमारे पास इलनेस पेशेंट, डिजीज पेशेंट या कोई मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकल प्रॉब्लम के साथ लोग होते हैं तो हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और वहाँ से उनको केयर प्रोवाइड किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। हॉस्पिटल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल हो गए, सेमी गवर्नमेंट जो कि नीम सरकारी हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल तो प्राइवेट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल जहाँ पे जो है हमारे पास फुल प्राइवेट होते हैं, जिसका ओनर जो है वो मुनाफे के लिए जिन्होंने ओपन किए हुए हैं। स्पेशल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल जो कि मीन्स पेशेंट के लिहाज से स्पेशल हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गए, जीरियाट्रिक बूढ़ों वाले हॉस्पिटल हो गए, मेंटल हॉस्पिटल हो गए, कार्डियक हॉस्पिटल, इस तरह स्पेशल हो सकते हैं। स्पेशल इदारे के लिहाज से भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एटॉमिक एनर्जी के अपने हॉस्पिटल, जो वापडा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी वाले, इनके अपने हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे उनके जो है लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। हायरार्की इन पाकिस्तान, BHQ, RHC, THQ, DHQ, TCH। तो ये हमारे पास हायरार्की है हॉस्पिटल की पाकिस्तान में कि एक कम्युनिटी के साइज़ के हवाले से, वहाँ के आवाम को रिसोर्स प्रोवाइड करने के हवाले से हमारे पास डिफरेंट हॉस्पिटल होते हैं। BHQ बैचलर हेल्थ केयर यूनिट, बेसिक हेल्थ केयर यूनिट, और इस तरह RHC, THQ तहसील हेडक्वार्टर, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इस तरह के डिफरेंट जो है हायरार्की के बेस पे हॉस्पिटल जो है उनकी डिफरेंसी अरेंजमेंट हुई है पाकिस्तान में, उनकी हायरार्की इस तरह है। अब हम आते हैं एडमिशन पे कि पेशेंट के वार्ड में एडमिशन किस तरह होगी, क्यों ए पेशेंट एडमिट होगा। एडमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ न्यू पेशेंट टू एन इंडिविजुअल यूनिट वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल, और इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट टू स्टे इन अ हेल्थ फैसिलिटी। कि एडमिशन में हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट जो है, न्यू पेशेंट आपके पास आता है वार्ड में और आप उसको एडमिट करते हैं, या न्यू एंट्री होती है, एक्सेप्टेंस होती है एक वार्ड में एक पेशेंट की, तो इसको हम कहते हैं एडमिशन। पर्पस ऑफ एडमिशन, एडमिशन के पर्पस क्या है कि एक अगर आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, किस पर्पस के लिए। तो पहला पर्पस आपके पास है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वार्ड में एक पेशेंट हो तो उसको आप 24 घंटे उसके ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, एट टाइम टू टाइम आप उसके वाइटल्स ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। दूसरा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के पेशेंट जब आपके पास वार्ड में होगा तो किस भी टाइम जो आपका दिल का चाहे आप डायग्नोस कर सकते हैं, थ्रू ब्लड टेस्ट आप ले सकते हैं, उसके फिजिकल डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी लोग को एडमिट किया जाता है ताकि किसी भी टाइम जो है उसकी एडमिशन हो, वो डायग्नोसिस हो सके। प्रोसीजर सर्जरी,
कुछ लोगों की सर्जरी होनी होती है, एक टाइम होता है, मीन्स 2 दिन बाद आपकी सर्जरी होनी है, 3 दिन बाद सर्जरी होनी है, तो उसके लिए भी लोगों को जो है, पेशेंट्स को जो है उनको एडमिट किया जाता है कि सर्जरी से प्री ऑपरेटिव उसको केयर प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद सर्जरी हो। ट्रीटमेंट तो बेसिक चीज़ है कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, फिजियोथेरापी प्रोवाइड करने के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी जो है पेशेंट को एडमिट किए जाते हैं। तो ये पर्पज़ है हमारे पास पेशेंट एडमिशन के। टाइप ऑफ एडमिशन, तो हमारे पास एडमिशन के 2 टाइप्स होते हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए आप याद कर लें कि एडमिशन के टाइप्स कौन से हैं, तो 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्टिव प्लान और एक इमरजेंसी। इलेक्टिव प्लान एडमिशन वो एडमिशन है कि जो पहले से पेशेंट को पता होता है, प्री प्लान होता है कि हाँ, इस पेशेंट ने इस डेट को जो है एडमिट होना है। इलेक्टिव प्लान एडमिशन में क्या होते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ऑफिसर, प्लान अ कन्वेंट डेट फॉर एडमिशन। कि ये इसमें क्या होता है कि जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ये जो फिजिशियन होते हैं, या जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड होते हैं, वो आपको पहले से बताता है कि इस डेट पे जो है हमने आपको एडमिट करना है। प्री प्लान ये होता है, पेशेंट को भी पता होता है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी पता होता है कि इस पेशेंट ने इस डेट से जो है एडमिट होना है। पेशेंट इज इन्फॉर्म वेल बिफोर द टाइम सो एज टू मेक हिम प्रिपेयर फॉर एडमिशन। पेशेंट को जो है टाइम से पहले, उसको एडमिशन से पहले उसको अच्छे तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपने इस डेट को जो है एडमिट होना है, इस डेट से आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होंगे, डायग्नोसिस स्टार्ट होगी। पेशेंट इज टेकन थ्रू द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम ओपीडी, और उसका प्रोसेस जो है वो ओपीडी से स्टार्ट होता है। आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जो है उससे स्टार्ट होता है कि ओपीडी में पेशेंट जाते हैं, वहाँ पे उसे फिजिशियन वगैरह कहते हैं कि आपने एडमिट होना है इस डेट से लेकर इस डेट तक। तो ये इलेक्टिव एडमिशन है, प्लांट एडमिशन है। इलेक्टिव एडमिशन में क्या होते हैं, देयर इज नॉन मेडिकल कंडीशन आर कंप्लेंट देयर रिक्वायर फर्दर वर्क अप ट्रीटमेंट आर सर्जरी। और इलेक्टिव प्री प्लान जो एडमिशन है, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपकी बीमारी का ऑलरेडी पता होता है, तो उस पर काम करना, उसको ट्रीट करना, सर्जरी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए फिर आपको एडमिट किया जाता है। दूसरा टाइप हमारे पास एडमिशन का था, तो वो इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन ये है कि अभी मिसाल के तौर पे आरटीओ हो गई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कोई हुआ है, या कोई डिजास्टर है, बम ब्लास्ट हुए, या कोई और इस तरह प्रॉब्लम आ गई, या किसी को जो है एक्यूट रेनल फेलियर हुआ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम एक्यूट हो गई है, तो वो इमरजेंसी बेस पे अगर आपके पास आता है और एडमिट होता है, तो इसको कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन। In this type of admission, the patient is being brought to the hospital in critical serious condition which need prompt admission and immediate treatment so as to prevent complication. इसको पेशेंट को जो है वो उसको बुरी हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ताकि उसको जो है टाइम पे एडमिशन, वो ट्रीटमेंट मिल सके, और उसको जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उसको क्रिटिकल कंडीशन से निकाल सके। तो इस बेस पे जो एडमिशन हम करते हैं इमरजेंसी बेस पे, उसको कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन। अब हम पढ़ेंगे एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। द एडमिटिंग डिपार्टमेंट होता है अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन, प्रिवेंटिंग डिह्यूमनाइजेशन। तो ये एक एक करके हम पढ़ते हैं प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन में पहला स्टेप्स क्या है, द एडमिटिंग डिपार्टमेंट फिल आउट एडमिशन फॉर्म, टेक एडमिशन कंसेंट, प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन बैंड, एलोकेट हॉस्पिटल बेड, टेक केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। तो ये आप याद रख ले, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि विच वन इज द फंक्शन ऑफ एडमिशन डिपार्टमेंट। तो ये जो है ये आप एडमिशन के लिए याद रखें कि एडमिशन डिपार्टमेंट क्या काम करता है। फिल आउट एडमिशन फॉर्म आप वहाँ से लेंगे, वहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आपसे कंसेंट लिया जाएगा कि आप अपनी मर्जी के साथ जो है एडमिट होना चाहते हैं। तीसरा क्या होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन बैंड दिया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन बैंड क्या होता है कि एक पट्टी सी होती है जिसपे आपकी आइडेंटिटी लिखी होती है कि ये पेशेंट ये है, नेम इसका ये है, इसकी ये डायग्नोसिस है। और ये हर हॉस्पिटल के अपनी पॉलिसी के बिहाफ पे होता है कि कोई किसी की एडमिशन बैंड होता है, किसी का जो है कार्ड होता है, जो भी हो उसके ज़रिए आपको हॉस्पिटल बेड प्रोवाइड किए जाते हैं कि इस नंबर का, इस वार्ड में आपका इस नंबर का जो है बेड होगा। और उसके बाद जो है टेक केयर फॉर आप पर्सनल बिलोंगिंग, और पर्सनल बिलोंगिंग टेक केयर, इसके बारे में जो है आपके समझाया जाता है। तो ये एडमिटिंग डिपार्टमेंट का काम होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है कि अराइवल ऑन द नर्सिंग यूनिट। आप नर्सिंग यूनिट पे आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि
हाइट एंड वेट, आपका हाइट एंड वेट किया जाता है, क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो है डिजीज़ वगैरह हैं या ट्रीटमेंट हैं जो कि हम वेट के बिहाफ पे जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। वाइटल साइन, आपके नर्सिंग यूनिट पे आपके जो है वाइटल साइन चेक किए जाते हैं। सैंपल फॉर, वहाँ पे आपसे ब्लड वगैरह लेकर सैंपल भिजवाया जाता है। रिपोर्टिंग द एडमिशन, एडमिशन को वो अपने पास रिपोर्ट कर लेते हैं कि इस डेट पे जो है हमारे पास ये पेशेंट इस डिजीज़ के साथ आया, और आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो ये जो है ये भी आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एडमिशन प्रोसीजर में नर्सिंग के जो काम है वो ये होते हैं कि नर्सिंग यूनिट पे आपकी हाइट चेक होगी, वाइटल साइन चेक होगा, सैंपल लिया जाएगा, ये चीज़ें। तो ये भी एमसीक्यू में आपके पास आ सकती हैं कि एडमिशन प्रोसीजर में हमारे पास जब पेशेंट नर्सिंग यूनिट पे आता है तो कौन कौन से काम होते हैं। तो ये सब दिए गए होंगे, फिर आप आल पुट करना है या कोई और दिया होगा, एक इसमें एक होगा, फिर आप इसमें क्लिक करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर में तीसरा स्टेप्स हमारे पास क्या है, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि वार्ड रूटीन, आपको जो है वार्ड रूटीन के बारे में बताया जाएगा कि डॉक्टर का जो है राउंड इस टाइम होता है, नर्सिंग का राउंड इस टाइम होता है, नर्सिस मेडिकेशन इस टाइम पे देती हैं, और वाइटल साइन इस टाइम चेक करती हैं। तो ये सब जो है सेटिंग आपको समझाई जाती है। फिजिकल फैसिलिटी रूम, रूम में आपको फिजिकल फैसिलिटी दी जाती हैं, टीवी, बाथरूम, इंटरनेट, टेलीफोन। तो ये भी हॉस्पिटल की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपको नेट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, टेलीफोन प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। लेकिन बाथरूम हो गया, वहाँ पे जो है आपको पानी वगैरह ये सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है कि जिसके ज़रिए आप फिजिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड हो। हॉस्पिटल सर्विस के बारे में भी आपको बताया जाता है कि इसका खाने का टाइम क्या होता है, वहाँ पे जो है कैंटीन कहाँ पे है, मेडिकेशन जो है आपको कहाँ से मिलेगी, किस टाइम कौन सी मेडिकेशन आपको मिलनी है, और जो है लिनिन, लिनिन क्या है, लिनिन हमारे पास बेडशीट वगैरह है, तो ये बेडशीट किस टाइम चेंज होती है, अगर बेडशीट आपके पास ख़राब होती है तो क्या प्रोटोकॉल होगा कि आप कोई और बेडशीट लेकर आए, नई बेडशीट लेकर आए। तो ये जितनी भी चीज़ें ये आपको समझाई जाती है। हॉस्पिटल पॉलिसी, कि हॉस्पिटल की पॉलिसी क्या है, कि स्मोकिंग पॉलिसी क्या है, और लेमा, लेमा या लामा जिसे लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी हैं जो है इसके बारे में भी आपको समझाया जाता है एडमिशन प्रोसीजर में, हॉस्पिटल ओरिएंटेशन के स्टेप्स में। और लास्ट स्टेप्स हमारे पास क्या है कि डीह्यूमनाइजेशन, एंशियस और एप्रीहेंशन, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ बॉडी इमेज चेंज, फाइनेंशियल कंसर्न, एम्ब्रेसमेंट। तो ये चीज़ें भी आपकी जो है इससे आपको प्रिवेंट किया जाता है फियर, क्योंकि आपका बॉडी चेंज जो है वो आपको फियर होता है, क्योंकि मेडिसिन डिजीज़ की वजह से जो है मेरा बॉडी इमेज चेंज हो रहा है, या वहाँ पे जो है आपके पास आपसे कोई अच्छे तरीके से पेश नहीं आता। फियर ऑफ अननोन आपसे होता है, तो क्या होते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर नर्स वगैरह जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले ख़ुद को, उसके बाद जो है आपके केयर प्रोवाइड करती हैं। तो ये चीज़ें भी जो है माइंड में रखनी चाहिए कि आप किसी भी पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं तो पहले आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना होगा, ताकि वो फियर ऑफ अननोन जो है वो ख़त्म हो जाए, वो आप पे ट्रस्ट कर सके। फाइनेंशियल कंसर्न भी होते हैं, तो उसके हवाले से भी जो है पेशेंट को आपने टीच करना होगा कि इस जो है आपका इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम मीन्स आपका इतना खर्चा वगैरह आता है, तो वो अपने खर्चे के लिहाज से, उसके लिहाज से अपने लिए जो है अरेंजमेंट करेंगे। दूसरा स्टेप्स हमारे पास है ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट। एक पेशेंट जो है वो अक्सर कभी कभार एक यूनिट से, एक वार्ड से जो उसे हम दूसरे वार्ड में चेंज करते हैं, एक हॉस्पिटल से हम दूसरे हॉस्पिटल में चेंज करते हैं। तो इसका रीज़न क्या होंगे, रीज़न ये होंगे कि टेम्परेरी असाइनमेंट हैं, चेंज पेशेंट कंडीशन। टेम्परेरी असाइनमेंट के कि आप कुछ टाइम के लिए किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, या पेशेंट के जो है कंडीशन चेंज हो रहे हैं। कंडीशन इस तरह चेंज हो गए हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके साथ मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड में है और अचानक से उसकी हालत ख़राब होती है, तो आप उसको आईसीयू, सीसीयू इनमें चेंज करते हैं। वो इसलिए कि वहाँ पे जो उसे क्रिटिकल केयर प्रोवाइड हो। तो ये ट्रांसफ़र, ये एक रीज़न ये हो गया। या कोई पेशेंट जो है आईसीयू में है, उसकी कंडीशन सही हो रही है, सही हो गई उसकी कंडीशन काफ़ी हद तक, तो आप उसको मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। क्वाइटर इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर कोई पेशेंट ऐसा हो जो उसे क्वाइट इन्वायरमेंट रिक्वायर हो, तो आप क्या करते हैं, तो आप उसको आइसोलेशन में भेज देते हैं वार्ड से। इसलिए ये भी रीज़न है एक, पेशेंट डिस्टर्बिंग
अदर पेशेंट। हाँ, कोई ऐसा पेशेंट नहीं जो एक पेशेंट जिन्होंने क्या किया है कि पूरा वार्ड जो है सर पे उठाया हुआ है, मेंटल कोई प्रॉब्लम है या उसे कोई पेन हो रही है, तो उससे और जो है अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं पेशेंट, तो आप क्या करेंगे कि आप उसको पेशेंट को जो है आइसोलेट करेंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे उस वार्ड से। पेशेंट नी स्पेशल केयर और प्रोसीजर या कोई इस तरह पेशेंट जिसे स्पेशल केयर या प्रोसीजर की ज़रूरत है, सर्जरी वगैरह हो रही है, तो तब भी आप उसे जो है ट्रांसफ़र करते हैं। ये रीज़न है हमारे पास पेशेंट ट्रांसफ़र के। अब गाइडलाइन क्या प्रोवाइड की गई है कि आप किस तरह पेशेंट को जो है ट्रांसफ़र करेंगे। चेक डॉक्टर आर्डर, पहले डॉक्टर आर्डर चेक करेंगे कि आया डॉक्टर ने ये आर्डर लिखा है कि आप जो है इसको एक वार्ड से दूसरी वार्ड जो है चेंज कर ले। एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट और फैमिली को आप एक्सप्लेन कर लें ताकि उनको कन्फ्यूजन दूर हो, उनको जो है पता हो कि उन पेशेंट जो है क्यों किस बिहाफ पे जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। प्रोवाइड डिटेल फॉर सेफ्टी डिटेल भी आप उन्हें प्रोवाइड करें कि आपने किस तरह पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड जो है ट्रांसफ़र करना है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाने हैं। तो ये प्रोसेस जो है अपनी सेफ्टी तरीके से, बेडिंग वगैरह जो हो गई, बेड से उतारना, वहाँ से ले जाना, फिर वहाँ पे फिर बेड पे रखना, ये सब चीज़ें जो है ये आपने थ्रू सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। हैंड ओवर टू अदर यूनिट स्टाफ। हाँ, अगर आप जो है पेशेंट को एक स्टाफ से एक यूनिट से दूसरे यूनिट, एक वार्ड से दूसरे वार्ड लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आपने इसको हैंड ओवर करना होगा पेशेंट को वहाँ की नर्स के, और उसकी कंडीशन के बारे में फुल बताना होगा, पेशेंट की फुल कंडीशन के बारे में। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट ट्रांसफ़र। अगर आप पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, कार्डियोलॉजी वार्ड में है, तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं आप कार्डियक पोर्शन में, मीन्स कार्डियक हॉस्पिटल में, या कोई और डिपार्टमेंट में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको जो है उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि पेशेंट की कंडीशन ये है और हम इस मकसद के लिए आपको जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पेशेंट का आरटीए है, आरटीए, तो आरटीए में क्या हुआ है कि उसको ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो आपने केयर करने के बाद आप उसको साइकाट्रिक वार्ड में भेजते हैं या आई वार्ड में, ईएनटी वगैरह में भेजते हैं कि आया इसको तो आई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइकाट्रिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपने उस डिपार्टमेंट को पहले से इन्फॉर्म करना होगा। असेंबल्स ऑल पर्सनल बिलोंगिंग एंड मेडिसिन, और तमाम जो हैं उसकी चीज़ें जो हैं जो वो अपने साथ यूज़ करने वाली होती हैं, मोबाइल हो गया और बाकी जो हैं उसके साथ मेडिसिन जितनी भी हैं, उसके शूज़ वगैरह, ड्रेस, जो जितनी चीज़ें उसके हैं, तो ये आपने प्रॉपरली असेंबल करने हैं। पेशेंट डिस्चार्ज। अब पेशेंट जो है वो ठीक हो गए या कोई और प्रॉब्लम जिस तरह भी है, लेकिन वो आप उस हॉस्पिटल से वो जा रहे हैं, तो आप किस तरह जो है डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या होगा। डिस्चार्ज प्लानिंग बिगिन एट एडमिशन। कहते हैं कि जब पेशेंट आता है, एडमिशन करते हैं, तो उसी डेट पे जो है प्लानिंग जो है डिस्चार्ज की भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो फिर डॉक्टर उसे बता देता है कि आपने जी 3 दिन आपने रहना है, फिर इसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर लेंगे, इस तरह। तो ये जो है अक्सर डिस्चार्ज वाले जो है तो वो प्लानिंग के दिन जो है हमें पता होता है, प्लान किया जाता है कि हाँ ये जो है इस टाइम पे इसको डिस्चार्ज करेंगे। पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री एंड हेल्थ डेटा। तो पेशेंट जो है पर्सनल हिस्ट्री आप लेंगे, हेल्थ डेटा लेंगे। पेशेंट स्टेबिलिटी टू परफॉर्म एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। तो पेशेंट जो है अगर स्टेबल हैं, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, तो फिर भी आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एनी फिजिकल कॉग्निटिव अदर फंक्शनल लिमिटेशन। अगर जो है फिजिकल कॉग्निटिव अदर कोई फंक्शनल लिमिटेशन हैं या ख़त्म हो गई हैं, तो तब भी आप इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो है अगर कोई पर्सन जो है वो ठीक हो गए, लेकिन उसको जो है कॉग्निटिव या कोई फंक्शनल वगैरह प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर लेते हैं और उसे घर वालों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इसको वहाँ पे एक्सरसाइज किया करें, इसे जो है आप वो प्रोवाइड करें, क्या कहते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इस स्टेप पे टाइम पे भी जो हम डिस्चार्ज करते हैं। केयर गिवर रिस्पांस आर एबिलिटी। तो केयर गिवर रिस्पांस, जो इसको केयर गिवर हैं, जो उसके फैमिली वाले हैं, उसे अगर अच्छे से केयर प्रोवाइड करते हैं, तो फिर आप उसको जो है डिस्चार्ज करते हैं। आप इन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो लेते हैं और उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट की कंडीशन भी सही है, तो भी आप उसको जो है डिस्चार्ज कर सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर कोई गरीब पर्सन है, गरीब आदमी है, या कोई इस तरह फाइनेंशियल लो लेवल के लोग हैं मिसाल के तौर पे, और वो जो है पेशेंट उसकी कंडीशन अच्छी हो रही है, तो मज़ीद उसको जो है फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए आप उसको डिस्चार्ज
कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट अगर इसको किसी को कम्युनिटी वाइज सपोर्ट मिलती है और उसको सही केयर प्रोवाइड हो सकती है घर में और कंडीशन भी उसकी सही है तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। नीड फॉर होम केयर असिस्टेंट कि अगर आप किसी को जो है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं तो और उसे असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप उसके घर वालों को जो है या फैमिली मेम्बर के जो अटेंडेंस जो उसके साथ आए हुए हैं तो आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, उसको कहेंगे कि चूँकि इसे एक हेल्थ असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आपने वो उसको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये प्लानिंग जो है ये डिस्चार्ज के दिन जो है होती हैं या पेशेंट की कंडीशन के बिहाफ पे हम ये प्लानिंग करते हैं। जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो वहाँ पे टीचिंग आप क्या करेंगे, मेडिकेशन टीच करेंगे कि आपने इस डेट को जो है ये टाइम के साथ अपने मेडिसिन लेनी है। एक्टिविटी रेस्ट एंड एक्सरसाइज आपने कितना रेस्ट लेना है, क्या एक्सरसाइज करना है, किस टाइप का आपने एक्सरसाइज करना है, तो ये सब चीज़ें जो है आप उसको बताएंगे। डाइट के बारे में भी आप बताएंगे। अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट के लिए आप कहेंगे कि आपने जो है इन दिनों के बाद जो है या इतने वक्त के बाद आपने फिर भी वो जो है हॉस्पिटल आना है, हॉस्पिटल का विजिट करना है, ख़ुद को चेक करना है। डे ऑफ डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन किस दिन पे आप डिस्चार्ज हो रहे हैं पेशेंट वो भी आप नोट कर लें और डिस्चार्ज डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है रेडी कर ले। हॉस्पिटल डिस्चार्ज इंडिकेशन फॉर डिस्चार्ज पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होगा इसके इंडिकेशन क्या होंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड डायग्नोसिस ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर ट्रीटमेंट एज सजेस्टेड बाय अटेंडिंग फिजिशियन और सर्जन, ये हम करते हैं क्या कि डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाए, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाए, प्रोसीजर ट्रीटमेंट ये सब कुछ जो है पेशेंट का कंप्लीट हो जाए, पेशेंट ट्रीट हो जाए तो हम जो है उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारे पास जो है इंडिकेशन है। पहला क्या है कि प्रोग्रेस इन द पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट कंडीशन में प्रोग्रेस आ रही है, पेशेंट जो है अपने बेहतर हेल्थ की तरफ जा रहे हैं तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। नो चेंज इन द पेशेंट कंडीशन, या कोई अगर पेशेंट की कंडीशन में चेंजेस नहीं आ रही, हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास क्रानिक डिजीज़ वाले होते हैं तो हॉस्पिटल में वो हो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड भी की जाती है लेकिन उसके कंडीशन में जो है कुछ फ़ायदा नहीं आता तो उस केस में जो है आप उसको डिस्चार्ज करते हैं। ये इंडिकेशन है। आफ्टर एन एक्सपायरी मीन्स डेथ, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो फिर तो लाजमी बात है आप जो है उसको डिस्चार्ज करेंगे, वो हॉस्पिटल से ले जाएंगे। लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, अगर जो है कोई पर्सन जो है मेडिकल एडवाइस के बगैर मीन अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो डेली एक्टिविटी कर सकता है, वो डॉक्टर्स की जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता और वैसे जो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मीन्स खुद से चल सकता है, खाना खा सकती है चीज़ें, तो उसको जो है आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये इंडिकेशन डिस्चार्ज के। रिएक्शन टू हॉस्पिटलाइजेशन इलनेस बिहेवियर, अब हॉस्पिटल को रिएक्शन क्या होगा पेशेंट्स का, अगर इलनेस है कोई पर्सन इल है तो उसका क्या बिहेवियर होता है हॉस्पिटल में। पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन, अगर पेशेंट जो है अपनी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको प्रॉब्लम होती है, वो बीमार होता है, वीक होता है। एक्सक्यूज फ्राम सर्टन सोशल रोल एंड टास्क, कोई पेशेंट जो है वो सोशल टास्क रोल्स वगैरह से एक्सक्यूज करता है, वो अच्छे से नहीं कर सकता, ये इल है। ऑब्लिगेट टू ट्राई टू गेट वेल एज सून एज पॉसिबल, तो पेशेंट जो है वो इलनेस जो बिहेवियर है वो ये कोशिश करता है कि जैसा भी हो जितना जल्दी है वो ठीक हो सके। ये भी इलनेस बिहेवियर है कि वो अक्सर जो है इस कोशिश में लगा रहता है, दुआएं करता है और एक दूसरे से हेल्प लेता है कि जितना जल्दी हो सके जो उसकी जो है हेल्थ केयर वो अच्छी हो जाए, हेल्थ कंडीशन जो है वो बेस्ट हो जाए। ऑब्लाइग टू सी कॉम्पिटेंट हेल्प, और जो है वो हर टाइम इस कोशिश में होता है कि उसको जो है कॉम्पिटेंट अच्छे तरीके से उसकी हेल्प की जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये इलनेस बिहेवियर है, ये शो करते हैं कि ये पर्सन जो है इल है। इफेक्ट ऑफ इलनेस के इफेक्ट क्या होता है, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल हेल्थी पर्सन जो बिहेवियर होते हैं इलनेस के दौरान उसके वो चेंज हो जाते हैं।
डिसरप्शन ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी, उसकी प्राइवेसी ऑटोनॉमी जो है वो एक हद तक जो है ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट जो है अनकॉन्शियस कंडीशन में या कोई पेशेंट जो है वो अपने काम खुद से नहीं कर सकता, तो ऑटोनॉमी जो है वो छोटे बड़ी चीज़ के लिए पेशेंट जो है हेल्प के लिए डिमांड करेगा, वो अपने फैसले जो है वो खुद से नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो क्या आपको बताएगा कि मुझे ये वो प्रोवाइड करें, तो फिर वो उसका जो है ऑटोनॉमी जो है वो ख़राब हो जाती है। प्राइवेसी भी इस तरह होती है कि वो चूँकि अपनी पोजीशन अपना प्राइवेसी वगैरह इतना वो नहीं कर सकता। लाइफस्टाइल, रोल्स एंड फाइनेंस, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, रोल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जो काम हेल्थी पर्सन कर सकते हैं इल पर्सन तो वो नहीं कर सकता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जॉब वगैरह उसकी डैमेज हो जाती है, कारोबार वगैरह जो है वो उसका ख़राब हो सकता है। चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज ख़राब हो जाता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि पे ये ज़रूरी लाजमी बात है कि इलनेस के दौरान जो है आपका बॉडी में जो जो मीन्स आपकी ब्यूटी जो इस पर भी फ़र्क पड़ सकते हैं, आप जो है वीक हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह तरह तरह के ख्यालात वगैरह आते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास इफ़ेक्ट इलनेस के दौरान जो है इफ़ेक्ट होती हैं। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से जो है पेशेंट के डिस्चार्ज जो आप करते हैं। द रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग, प्लानिंग डिस्चार्ज में जो है वो प्लानिंग में उसमें नर्स का क्या रोल होगा, नर्स क्या करेगा। इंक्लूड ऑल केयर गिवर इन्वॉल्व इन केयर ऑफ द पेशेंट, फिजियोथेरापिस्ट के एक पेशेंट के डिस्चार्ज में जो है डिस्चार्ज वो होते हैं हॉस्पिटल से, तो ये सिर्फ नर्स का काम नहीं है, डॉक्टर नर्स डिफरेंट फिजिशियन वगैरह सब जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्लानिंग करते हैं। एडुकेट असेसमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेज ऑफ केयर टू आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, कि आप पेशेंट को अच्छे तरीके से असेस करेंगे और तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये डिस्चार्ज हो कर सकते हैं हम इसको। assess health teaching need of client and family and provide family member with the knowledge and skill to care for the client in the होम सेटिंग। वूंड केयर, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, आप जो है वूंड केयर उसके एक्सरसाइज वगैरह उसके बॉडी कंडीशन इसके ज़रिए जो है आप उसके घर वालों को भी टीच करेंगे कि इसकी आपने इस टाइप जो है केयर प्रोवाइड करनी है। और आप जब डिस्चार्ज हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि पेशेंट कंडीशन कैसी है, उसका कोई वूंड वगैरह जो इन्फेक्टेड तो नहीं है या कोई जो है उसके बैंडेज वगैरह की ज़रूरत है, तो वो ये सब कुछ करके जो है उसके बाद आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। एंश्योर डिस्चार्ज इज़ आर्डर्ड बाय मेडिकल ऑफिसर, आप डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होते हैं कि आर्डर आप डॉक्टर ने आपको आर्डर दिया है पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए। पेशेंट एंड रिलेटिव आर इन्फॉर्म अबाउट डिस्चार्ज, पेशेंट और उसके रिलेटिव जो हैं उसको आपने इन्फॉर्म करना होगा कि इस डेट को जो है इस टाइम आपके पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होगा। दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यू ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर, और आप उनको टीच करेंगे कि क्योंकि आप डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट आपके साथ जा रहे हैं घर में, तो घर में आपने ये टाइप उसको ट्रीटमेंट देनी, एक्सरसाइज देना है, मेडिकेशन वगैरह सब कुछ के बारे में जो है आप उनको टीच करेंगे। एंश्योर पेशेंट हॉस्पिटल बिल्स आर वर्क आउट एंड सबमिटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर, और ये भी आप जो है इंश्योर करें कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसने हॉस्पिटल के जो फीस वगैरह हैं वो सब कुछ अदा किए हैं, हॉस्पिटल के ड्यूज़ जो हैं वो उसने अदा किए हैं या नहीं, तो वो सब कुछ क्लियरेंस करके उसके बाद आप डिस्चार्ज करेंगे पेशेंट को। डिस्चार्ज समरी यूजुअली इंक्लूड, डिस्चार्ज समरी में क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट क्लाइंट कंडीशन एट डिस्चार्ज, क्लाइंट जो है कंडीशन आप देखेंगे वो डिस्चार्ज के टाइम पे वो स्टेबल हैं, अगर स्टेबल हैं तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आप जो है उसको करंट मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करें, वुंड केयर उसका करें, उसको जो है कहीं पे ज़ख़म वगैरह इन्फेक्टेड है उसको सफाई की ज़रूरत है, वुंड जो है उसकी बैंडेज वगैरह के जो है सब कुछ करेंगे आप। डाइट के बारे में आप पेशेंट को टीच करेंगे, उसके फैमिली को टीच करेंगे कि आपने पेशेंट को इस टाइप की डाइट देनी है, इस टाइप की डाइट जो है वो मना करनी है। एक्टिविटी लेवल आप पेशेंट का चेक करेंगे कि वो किस लेवल तक उसकी एक्टिविटी है अपनी डेली लाइफ जो है वो कर सकता है या नहीं कर सकता। और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी आपने पेशेंट्स को बताना होगा। रिस्ट्रिक्शंस क्या मतलब, मिसाल के तौर पर जो हार्ट पेशेंट है तो उसको ज़्यादा एक्टिविटी वगैरह की जो है उससे मना किया जाता है, तो इस तरह डिफरेंट कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आपने पेशेंट्स को पहले से टीच करनी होंगी। तो ये जो है आज का हमारा यूनिट था कि हॉस्पिटलाइजेशन में हम किस तरह एडमिशन करते हैं, हॉस्पिटल के दौरान क्या क्या काम होते हैं और डिस्चार्ज किस तरह होता है। इस यूनिट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई सजेशन वगैरह हो, थ्रू कमेंट आप हमें कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।